नमस्कार के साथ में मैं वहाँ पर हूँ, जहाँ हमें कार्यक्रम शुरू करने के पहले की तैयारी में होते हैं। एक तैयारी होती है एक कार्यक्रम शुरू करने की जो टेलीविज़न का होता है। एक तैयारी होती है वो जिसमें आपको ऐसा समाधान ढूँढना होता है जिसके प्रयास बरसों से चलते रहे हों। बात भारत और पाकिस्तान की जब आती है, तो जिस तरह से दोनों देशों के बीच विभाजन हुआ क्या-क्या स्थितियाँ रही थी, उसमें क्या ऐसे बीज रह गए थे जिसके कारण तनाव अवश्यंभावी है जो आधार भी रहा विभाजन का, उस आधार को लेते हुए एक राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बना, तो क्या दूसरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए था? क्या जिस तरह के सेक्युलर राष्ट्र को भारत ने अपनाया उस भाव को अपनाया, वो पाकिस्तान जो इस्लामिक राष्ट्र है, उसके लिए उसको असहज करने वाला इस कारण से भी है क्या कि भारत में जो मुस्लिम जनसंख्या है, वो पाकिस्तान की तुलना में अधिक है। बहुत सारे पेचीदा कारण हैं आप सब जानते हैं और हमने इस बारे में बहुत अधिक डिटेल्स जो कि हृदय विदारक हैं जिस तरह का पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ धर्म को पूछकर, जिस तरह से जघन्य रूप से निर्दोष पर्यटक उनकी हत्या हिंदू होने के कारण कर दी गई। अब जहाँ पर हम हैं कैसे ऐसा समाधान निकले जो एक परमानेंट सा सॉल्यूशन हो सके। क्या कुछ संभावनाएँ चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर नितिन सारस्वत और प्रमोद शाह जी हैं। प्रमोद जी मैं आपके साथ उस बात को याद करता हूँ, आपने रिलिजन एंड पॉलिटिक्स विषय पर बहुत सारे प्रबुद्ध लेखक विद्वानों के लेखों को लेकर 4 वॉल्यूम्स आपने 3 वॉल्यूम आपने एडिट किए थे। आप क्या देखते हैं ये मूल में जो टेरर एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से आता रहा है इसका परमानेंट इलाज क्या आपको लगता है हो सकता है? देखिए, वो देश का बंटवारा होना वो एक अलग बात है और आतंकवाद ये अलग बात है। बंटवारे का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने कर जो किया वो तो हुआ ही मुस्लिम इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, तो मुस्लिम देश है, ठीक है। उस समय जो भारत के नेता थे उन्होंने क्या सोचा, क्या स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वो जाने। लेकिन आज जब उस माहौल का असेसमेंट करते हैं तो ऐसा लगता कि इन्होंने धर्म और संस्कृति में फर्क करना जरूरी नहीं समझा। धर्म सेक्युलर हो सकता है, संस्कृति कैसे सेक्युलर होगी? यदि आप भारतीय कल्चर की बात करते हैं तो उसको भी इन्होंने वो क्या कहते हैं कि संप्रदायवाद मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 साल पहले की आप बात करते हो भारत की, तो वो कम्युनल है। तो एक तो सेक्युलर शब्द को ठीक से परिभाषित नहीं कर सके, उसको लागू नहीं कर सके, तो एक बड़ा कंफ्यूजन, एक बड़ा अजीब माहौल का भारतीय कल्चर के खिलाफ बात हो गई है दरअसल। जी। तो भारत का अननेचुरल डेवलपमेंट था। तो भारतवासियों के बीच में एक तरह का असंतोष था जो पूरा उभर के सामने नहीं आया था। एक नेगेशनिज्म टू नेगेट द फैक्ट, निषेधवाद, वो पनपा भारत में। तो भारत में तो उसका उबाल चल रहा है अभी। और इधर पाकिस्तान में पिछले 30-35 वर्षों से आतंकवाद जरिया कभी रूस ने, कभी अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया पूरा। तो बाद में उनको लगा मैं एक कश्मीर। हाँ जी।
मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, फिर वापस आता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिसमें से एक तो आपको ऐसा आपका ऐसा मानना है कि आतंकवाद का जिस तरह से विभाजन हुआ उससे कोई लेना-देना नहीं है। वो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का चिंतन चल रहा है, कई लोग आपकी इस बात से शायद सहमत हों, ना भी हों। पर मैं दूसरी बात और जोड़ के नितिन की तरफ जाना चाहता हूँ उनकी प्रतिक्रिया के लिए। दूसरा आपने कहा कि निषेधवाद, यानी नेगेटिंग जो फैक्ट्स हैं उसको। अ, अब जब 2014 के बाद में ऐसा लगता है कि अ, उसको नए सिरे से समझने की या खुलकर कुछ बातें कहने की स्थिति आई है। ये कुल मिला के शांति की दृष्टि से सकारात्मक है, या इसके कारण इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो कि और अधिक तनाव को या जन्म दें? नितिन जी, आप इन दोनों बातों के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने क्वेश्चन को दोहराएँगे? आपका थोड़ा बिल्कुल, बीच में बहुत ब्रेक हो गया बहुत था। बहुत संक्षेप में उनका ये मानना है कि जो बँटवारा हुआ, उसका आतंकवाद से वो कोई संबंध नहीं। प्रथम प्रश्न वो है। आप उस पर बताएँ, फिर आगे चलते हैं। आप सहमत हैं उस बात से? मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री को किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराना सबसे आसान बात होती है। तो जो भी हुआ या नहीं हुआ, उस पे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसका जेनेसिस अगर बँटवारा नहीं होता, तब भी क्या पता ये 2 ऑटोनॉमी वाले स्टेट्स की तरह हम लोग रह रहे होते या क्या नहीं रह रहे होते। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या हुई वो ये कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से जो पावर थी वो सेना के पास चली गई और सेना को एक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर क्रिएट करना था ताकि वो अपने पास वो पावर रख सके और उसने वो काम इंडिया बना के कर दिया। अगर मैं देखूं तो मैं इसके लिए पूरी तरह से ब्रिटिश जो है उनको जिम्मेदार मानता हूं। वो जानबूझ के चाहते थे, ऑन रिकॉर्ड कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पे उन्होंने चाहा था कि ये एरिया डिस्प्यूटेड रहे ताकि वो इसमें अपना कुछ ना कुछ दखल रख सके। तो जिस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया, जिस तरीके से वो माइंडलेसनेस है, वो पूरी जो लाइन उन्होंने क्रिएट की, वो सब जगह वो पूरा वो क्रिएट मेस पूरे एशिया में ही वो लोग मेस क्रिएट करके गए हैं। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, आप पूरा देख लीजिए, आप इसराइल देख लीजिए, आप जिस तरीके से मिस्र में उन्होंने किया, मतलब बंदर बांट बचा दी उन्होंने। तो वो पर हिस्ट्री में ना जाते हुए हमारे पास हिस्ट्री को सुधारने के बहुत सारे मौके थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक डर के कारण उन्होंने दूसरा डर पैदा कर दिया लोगों के अंदर। वो एक डर को निगेट, अगर मैं अभी बेस्ट ऑफ द स्पिरिट्स में भी मान के चलूं, तो जो रूलिंग पार्टी थी वो क्या कर रही थी कि जो माइनॉरिटी है उसे एम्पावर करने की कोशिश करो। पर उस अपीजमेंट के चक्कर में उन्होंने सेकंड पार्ट जो था, हिंदू कभी भी रेडिकल नहीं है, वो एज अ कम्युनिटी बहुत सहिष्णु है, वो हर किसी को अपने अंदर समाने वाला है। पर वो जो सारा का सारा सऊदी डॉलर आना शुरू हुआ 1990s में स्पेशली, और जिस तरीके से पूरी की पूरी लैंग्वेज चेंज होनी शुरू हुई, जिस तरह से मस्जिदों का स्वरूप बदलना शुरू हुआ, उससे वो जो फैब्रिक था उसे टूटने का और सेकंड साइड के माइंडसेट को चेंज होने का पूरा एक बीज पड़ा। और इस वजह से जो पाकिस्तान की रेडिकल फोर्सेस हैं उनके तो मजे आ गए, क्योंकि जब आप रेडिकलाइजेशन एक जगह बढ़ाते हो तो उसका पोलराइजेशन जब दूसरी तरफ बढ़ता है तो आपको एक और डर दिखाने को मिल जाता है। पाकिस्तान आज भी वही कर रहा है। जैसे आसिफ मुनीर के बारे में भी यही रिपोर्ट्स हैं कि वो दूसरा जियाउल हक बनना चाहता है, तो इसलिए उसको एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर खड़ा करना है और उसने इंडिया खड़ा कर दिया। तो नितिन जी की बात को लेते हुए फिर प्रमोद जी, जो निगेशन है उसके चलते, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि गांधी जी की अहिंसा के प्रति आग्रह का हमने इस तरह का इंटरप्रिटेशन किया कि भाई किसी को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचाओ, चाहे वो हमको मार के भी चला जाए। वो एक ऐसा सरल शब्दों में कहा जाता है कि एक तरफ गाल पे चांटा मारे तो दूसरा सामने कर दो। ये वाली जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं साइकी में रह गई हो, इस करके जहां पे जैसे जवाब देना चाहिए वैसे नहीं देना, ये मन बन जाता है। एक ये बात अपने स्थान पर रखते हुए, दूसरी जो बात आपने कही मैं उसका थोड़ा और खुलासा चाहता हूं। जो निगेशन था उससे बाहर आना शुरू हुआ, जैसा मैंने कहा, वो
अलग तरह की विसंगतियों को कह दीजिए, क्योंकि कुछ लोग जिस धारणा को पकड़ के बैठे हैं वो दूसरी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आते हैं। तो एक असंतुलन एक भारत के एक मन को लेकर, विशेष करके जब इस तरह का स्थिति आए जिसमें आपके पूरे राष्ट्र पर कहीं से हमला हुआ हो, तो ये पूरा जो एक परिदृश्य है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की जो मैंने कहा कल्चर से कट गए। गांधी जी क्रिश्चियनिटी से ज्यादा प्रभावित थे हिंदू धर्म को मुकाबले। ये जो कि दूसरा गाल आगे कर दो कोई एक थप्पड़ मारे, तो ये ईसा मसीह का वाक्य है। अपने तो गीता का उपदेश है, तो युद्ध है तो फेस करेंगे। विवेकानंद ने कहा कि भाई पश्चिम कहता है कि कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, और हिंदुस्तान की कल्चर के तो एक थप्पड़ मारे तो 10 गुने जोर से 10 मुक्के मारो उसको। तो वो आजकल भारत तो पश्चिम को अपना रहा है, पश्चिम भारत को अपना रहा है। तो एक तो ये अहिंसा का उस समय कुछ कंसेप्ट रहा होगा, पर उसके बाद जब आपको देश चलाना है तो अहिंसा के मायने बदलते हैं। तो एक तो वो हुआ, और दूसरा बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि माइनॉरिटी को एम्पावरमेंट देना, तो एक गलत राह पे चला गया। सेक्युलरिज्म का सही मायने नहीं हुआ, गलत राह चला गया। और पाकिस्तान जो बना था, पाकिस्तान में शुरू में तो बांग्लादेश इसको जो पाकिस्तान की बात ही नहीं थी। 31 में जो प्रस्ताव पास किया 1931 में, तो पाकिस्तान का नाम का मतलब ही था, प्रस्ताव पास हुआ है 1933 में। पाकिस्तान, पी मतलब पंजाब, ए मतलब अफगानिया, के मतलब कश्मीर, आई साइलेंट है, और एस सिंध है, और तान बलूचिस्तान, ये जगह लेनी है पाकिस्तान के लिए। ये प्रस्ताव पास किया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब वो है। बाद ईस्ट पाकिस्तान बाद अंग्रेज ने बदमाशी करके दे दिया। अच्छा, अब पाकिस्तान में आप देखिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में। जूट इंडस्ट्री ईस्ट बंगाल में थी। तो फिराक साहब ने 28 अगस्त 1965 को एक इंटरव्यू दिया था। उससे वो कहते हैं कि भारत का तो एक बाजू कटा है। उनका कि मुसलमानों ने बड़ा गलत कैलकुलेशन किया कि डेमोक्रेसी में ये हिंदुओं का राज हो जाएगा, और डेमोक्रेसी में कोई प्रोग्रेस, हिंदू प्रोग्रेस, मुस्लिम प्रोग्रेस नहीं हुआ करती। भारत का तो एक हाथ कटा है, कि तो भारत का हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क तीनों सुरक्षित है। और जो कटा हुआ हाथ है पाकिस्तान, इसके न हृदय है, न फेफड़ा है, न मस्तिष्क है। पाकिस्तान का बनना इतिहास से लड़ना है, सामूहिक जीवन के अटल नियमों से लड़ना है, वहां के निवासियों को मौत का निमंत्रण देना है। अब देखिए, वो आदमी आज से 50 साल 60 साल पहले कह रहा है, कोई बिस्मार्क, कोई रूजवेल्ट, कोई स्टालिन, कोई गांधी, कोई नेहरू पाकिस्तान को एक सुसंस्कृत देश बना नहीं सकता, क्योंकि इसने इस शर्त पर पैदा न स्वीकार किया है कि वो अपनी मां का दूध नहीं पिएगा, और कयामत के दिन तक इसे वो क्षमता पैदा नहीं होगी कि मां के दूध के बदले वो बोतल का दूध या कोई अन्य पोषाहार अपने लिए बना ले। तो पाकिस्तान की हालत है, उसको हमेशा बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये तो समस्या ये है। तो बहुत ही अच्छा विश्लेषण उनके संदर्भ को लेते हुए जो आपने किया है। और अब मैं बोलचाल की भाषा में कहूं तो कई लोग ये प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। ऐसी बातें निकल कर आती हैं भारत में, कई लोगों को मैं जब सुन रहा होता हूँ। दूसरा, अभी के हालात को लेते हुए जिस तरह पहली बार मुझे लगता है इंडस वैली, इंडस वाटर ट्रीटी
के विरुद्ध जाके भारत ने वहां पे पानी बंद कर दिया, और एक जो रूथलेसनेस और ये पूरी तरह से स्वीकार करते हुए कि भाई अब मैत्री की बात नहीं है, अब तो वैमनस्य जो है वो वहां तक बढ़ गया है कि पानी नाक से ऊपर है, तो हमको जो कुछ करना है सब करेंगे। तो फिर ये वाला जब कदम आ जाता है तब लोगों के मन में ये आ कि हाँ भाई प्रशासन जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। और ये हुआ, उन्होंने सेना अध्यक्षों के साथ बात करके नितिन जी जब ये घोषित किया कि हमने उनको ये खुलकर छूट दे दी है कि वो अपना समय तय करें, रणनीति तय करें, जब जो करना है, मतलब माकूल जवाब देना है। उस जवाब देने का एक अपेक्षा ऐसी बन जाती है कि भाई युद्ध तो अवश्यंभावी है। अच्छा, इस बात के बारे में अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने 30 अप्रैल को अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज के आधार पर यह कहा कि भारत जो है 24 से 36 घंटे के भीतर हमारे ऊपर भयंकर आक्रमण करने वाला है, और वहां भी तैयारियां चल रही हैं, यहाँ भी प्रदर्शन इत्यादि चल रहे हैं। इस सब के बीच में मैं ऐसा भी आपके साथ याद करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो भारत के कमोबेश साथ है, चाहे वो अमेरिका ने प्रारंभ में कहा हो, फिर बल्कि ईरान और सऊदी अरब तक भारत के पीड़ा को समझते हुए। और हाल ही में ये वाला ट्वीट जो आज अभी भारत के तरफ से MEA रणधीर जायसवाल जी ने, पुतिन जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कॉल करके इसकी निंदा करने के साथ साथ ये भी कहा कि भाई जो सबक सिखाया जाना चाहिए उनको सिखाया जाना चाहिए। और ये, हाँ, मैं इस अंग्रेजी वाले पंक्ति को पढ़ देता हूँ, ये एम्फेसाइज दैट द परपेट्रेटर्स ऑफ द हीनियस अटैक एंड देयर सपोर्टर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। अब ये जो बात है जस्टिस तक लाने की, तो ये देखा जाता है कि इनके जो हैंडलर्स कौन थे, ये किस मानसिकता से काम करते थे। जैसे आपने मुनीर उनका उल्लेख किया, उन्होंने जो बात कही थी वो इसके साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई लगती। तो लोगों के मन में कोई शक रहा नहीं है कि जो पाकिस्तान की मानसिकता है वो इस प्रकार की है। हम उनके लिए सहिष्णुता कहाँ तक रख सकते हैं? ये कहते हैं भाई नो टॉलरेंस फॉर टेरर, तो लेकिन वो टॉलरेंस करते ही रहे, हम लोग उसको लचीलापन करते रहे। तो प्रमोद जी, अभी जो हालात हमारे सामने आ गए हैं उसको लेकर जो लोगों में एक अधीरता जैसी महसूस होती है कि वे कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? आप दोनों, बड़े होने का क्या मतलब है कि शौक क्या है? आप में से जो भी पहले बात करना चाहें। मतलब मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि टेरर किस तरह खत्म हो। वहां का जो केंद्र है, टेरर की जो माँ है, केंद्र की, टेरर की जो माँ है, वो कैसे मारी जाए। तो उसके लिए जो भी करना पड़े, अब ये लोग क्या समझते जो पावर में किस तरह खत्म करेंगे, लेकिन अब टेरर को आखिरी मौके तक, आखिरी बिंदु तक लेना चाहिए टेरर से, ताकि ये कमर टूट जाए पूरी तरह। एक तो ये है, और दूसरी है कि इसके लिए कोई कहता है सब ये इनके टुकड़े कर दिए जाएंगे, पख्तूनिस्तान सिंध तो अपना कमजोर पड़ जाएगा। खैर ये लोग तो कूटनीति की बातें हैं, वो लोग जानते हैं, हम क्या बता सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह कि हर भारतीय की ये इच्छा है कि एक आतंकवाद एकदम जड़ से खत्म होना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और देखिए बाकी देश लोग कहते हैं ना कि बड़ो, मैं इसमें इतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद यदि युद्ध बड़ा छिड़ जाता है तो फिर युद्ध कहाँ जाके रुकता है ये कहना मुश्किल है। और आगे लोग भी जो साथ है दुनिया के, वो आतंकवाद के खिलाफ है। तो हमारा सारा फोकस वो आतंकवाद को खत्म करने पर होना चाहिए। और बाद में एक देखिएगा, एक खत्म होने के पहले मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, एक बहुत नज्म कैफी आदमी आपको सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो उस तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर विश्लेषण कर रहे हैं नितिन जी, जो कह रहे हैं कि जड़ से खत्म होना चाहिए आतंकवाद, वो कैसे खत्म होगा? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला है, जिसमें एक तो जो शारीरिक शक्ति है या आर्थिक शक्ति है या उसके द्वारा दबाव, वो कुछ दूर तक जा सकता है। लेकिन जो चिंतन है, जो सोच है, जिसको लेकर जैसे मतलब इससे ज्यादा विभत्स दृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसा हृदय विदारक एक, उसको क्या कहें, घटना भी नहीं, दुर्घटना भी नहीं, आतंकी हमला जो उन्होंने फिर ताजा उनकी शादी हुई है, वहां गए हैं, और हिंदू है इसलिए मानवता की हत्या है, वो तो मानवता की हत्या है। और फिर उनका ये भी कहना कि ये मोदी को बता देना, इसका मतलब है कि ये कोई सामान्य उस तरह की नहीं है, पूरे राष्ट्र की चुनौती है। सोची समझ साजिश है।
हाँ, और उस तरह से देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और उस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, और मुझे लगता है उस दिशा में कुछ कार्यवाही हो भी रही। पर जो प्रमोद जी ने कहा कि युद्ध आसान नहीं है, अभी हम देख ही रहे हैं यूक्रेन, ऐसा लगता था कि रशिया के सामने अधिक समय तक नहीं ठहर सकेगा, और फिर कहां से सहयोग आने लग जाए वो बाद की बात, जो पहले से आप फोर्स ही नहीं कर सकते हो, वो स्थान पर है अपने। लेकिन जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है आतंकवाद को भारत पाक कंटेक्स्ट में, आप इसके लिए आशा की कोई किरण देखते हैं क्या नितिन जी? नहीं, कोई किरण नहीं है। हमको ये बात समझना पड़ेगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स बीइंग यूज्ड एज एज प्रॉक्सी, इसका कोई इलाज इजराइल नहीं निकाल पाया। आपके पास इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इजराइल के पास यूएस का अनलिमिटेड सपोर्ट है, उसके पास टेक्नोलॉजी में किसी भी अरब कंट्री से 10:1 का सुपीरियर रेशो है, जो हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं है। हमारी बहुत सारी रियलिटीज हमको समझनी पड़ेंगी कि हम पाकिस्तान ही नहीं, हम चाइना से भी घिरे हुए हैं, और हमारे वी आर ब्लेस्ड विद नेबर्स जो हमारे बेस्ट ऑफ द नेबर्स नहीं है। नाउ हमको जो समझना पड़ेगा वो ये कि अगर आप पाकिस्तान को भी खत्म कर दें, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो तो और ज्यादा मजबूत होके उभर जाएंगे। क्या क्या तो आप एक काम करिए कि वहां पर कुछ ऐसा करें कि सब कुछ ही खत्म हो जाए। अभी एक न्यूज थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पर अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का केवल 1/3 इस्तेमाल कर दें, तो अगले 10 साल तक जो यील्ड है वर्ल्ड का, वो 1/3 तक घट जाएगा। तो अब आप इमेजिन करके देखिए कि आप जिस कंट्री के साथ, पाकिस्तान इज अ रोग कंट्री, वो वहां पर आप सेंसिबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते उन लोगों से। पर मेन बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान को भी खत्म कर देंगे, तो वो जो सांप हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, जो उन्होंने अपने पिछवाड़े में पाले थे, वो सांप अब उनके पिछवाड़े से निकल के अजगर बन चुके हैं। अब वो उनके भी हाथ में नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खत्म कर देंगे आप तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप देखें कि पाकिस्तान खुद 90% जो उसने ग्रुप्स क्रिएट किए थे वो आज उसके कहने में नहीं है। तालिबान उसके कहने में नहीं है, टीटीपी उसके कहने में नहीं है, बलूचिस्तान लिबरेशन उसके कहने में नहीं है। और एक बार जिसे वॉरलोड बनने का चस्का चढ़ जाता है, वो किसी ना किसी तरीके से इस पावर को अपने साथ रखना चाहता है। सो टेररिज्म इज नथिंग, ये सब क्रिमिनल्स हैं इन द नेम ऑफ, इन द गार्ब ऑफ रिलीजन। ये अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को जस्टिफाई करते हैं, पावर हंग्री लोग हैं जो सोड यील्डिंग में बिलीव करते हैं। पर इसका ये, अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान पे अटैक कर कर हम कुछ सोल्यूशन पालेंगे, हम पाकिस्तान पे अटैक इसलिए नहीं करना चाहिए हमें कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमें एक मिनिमम डेटरेंस क्रिएट करनी जरूरी है। हमें ये समझाना जरूरी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5-10 लोग मार देंगे, 25 लोग मार देंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। वो जो पाकिस्तानी आर्मी है, उसको भी पता लगना चाहिए कि एक कॉस्ट उसको भी पे करनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तानी आर्मी इन हरकतों की कॉस्ट पे नहीं करेगी, तब तक वो, उनके अंदर ये डेटरेंस क्रिएट नहीं हुआ कि नहीं, ऐसा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। प्रिसीजन स्ट्राइक होगी जहां तक मुझे लगता है, बहुत लिमिटेड स्ट्राइक होगी। और ये भी हो सकता है कि इंडिया उस स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान उसका जवाब दे, तो उसे एब्जॉर्ब कर ले एक मैच्योर कंट्री की तरह, ताकि एस्केलेशन नहीं हो। क्योंकि वॉर के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, वॉर शुरू कोई भी कर सकता है, पर वॉर हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, और वो खत्म आग की तरह ही होती है, जब सब कुछ जला देती है तो ही समाप्त होती है। तो ये जो बात नितिन जी से सुनने को मिली, वो आशा और निराशा के बीच में कहीं हमको ले जाकर खड़ा कर देती है प्रमोद जी। इसमें निराशा की तरफ का झुकाव अधिक लगता है। निराशा का मतलब है कि परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन हम लोग यूटोपिया में जीते हैं, हम लोग ऐसे सपने बनाकर रखना चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये जो बात कह रहे हैं वो जिस तरह का लाइन दिखाई देता है घटनाक्रम का, उसके आधार पर कह रहे हैं। एक, आप इनसे सहमत हैं क्या कि परमानेंट इलाज तो कुछ है ही नहीं? नंबर दो, अभी की जो स्थिति है उसके बारे में बहुत संक्षेप में अपनी टिप्पणी करके जो नज्म आप सुनाना चाहते हैं उस तरफ हमको ले जाएं, क्योंकि समय 5 मिनट का है। अब देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं खत्म नहीं हो सकता।
जो चीज बनी है 30-35 साल पहले, वो खत्म भी हो सकती है। और खत्म होने का ये नहीं कि नेस्त नाबूद हो जाए, उसकी कमर तोड़ दी जाए, वो भी खत्म होना है। या तो यह मान ले कि ये हमेशा रहेगा आतंकवाद, जो कि संभव नहीं है। ये हरदम रहेगा, असंभव है। अब कहीं तो स्टेप लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से कमर तोड़ दिए तो भारत कामयाब है। तो कमर तोड़ने को सबको मिल रहा है, और देश की भावना भी है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इसको वैसा रहेगा, आतंकवाद वैसा रहेगा नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान में। अच्छा, तो मैं संक्षेप में ये बात जोड़ते हुए कि अमेरिका फोन करता है, भारत की रक्षा मंत्री से बात करता है, और इस तरह की ऑफर आती है कि डी एस्केलेशन में यूनाइटेड नेशंस कहता है कि हम थोड़ा मदद कर दें वगैरह। ये बातें अभी के हालात में भारत इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और कोई दूसरा अगर डी एस्केलेशन करा दे, ऐसा संभव है क्या? मेरे ख्याल से बात को जो करना अपने बलबूते पे करना चाहिए। ये जो सहायता की बात करते हैं, इस चक्कर में नहीं आना चाहिए। इनको अपना माल बेचना है, ठीक है, इनका अपना एक मोरल सपोर्ट है अपना, ठीक है, किंतु बात जो कुछ करना है अपनी ताकत पे करना है। ये देख के बाकी का असेसमेंट करके करना है, वो कर रहे होंगे। बहुत समझदार लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग, धुरंधर लोग बैठे हैं, वो सोच समझ के कर रहे होंगे। नितिन 30 सेकंड आप लीजिए, उसके बाद उनकी नज्म के साथ हम समापन करेंगे। हाँ, तो एक मुझे लगता है कि नितिन जी, कंक्लूडिंग एनीथिंग। मुझे लगता है कि इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि इंडिया काइनेटिक एंड डिप्लोमेटिक दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस दे रहा है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे बहुत टफ मैसेज दिया है बाय वाटर ट्रीटी, बहुत टफ मैसेज दिया है बाय स्टॉपिंग ऑल काइंड ऑफ बॉर्डर्स। और अब इंडिया का जो एक और बहुत टफ स्टैंड है, वो हमारे जयशंकर जी का बयान है। उसने कहा कि इंडिया नीड्स सपोर्टर्स नॉट प्रीचर्स। तो उन्होंने साफ कह दिया है। बहुत मुझे उनका वो एलिट्रेशन भी है, उनका वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। हाँ, वो सही बात, पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। तो बहुत अच्छा है। हाँ, प्रमोद जी प्लीज गो अहेड। 1965 में जब पाकिस्तान वॉर हुआ था, उस समय कैफी आजमी साहब ने एक नज्म लिखी थी। जी जी, 11 बनते हो, अब 5 साल, जो खास आज के मौके भी उतना लागू होता है जी। उसका उन्वान है फर्ज। फर्ज। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिंदगी सिर्फ अमल, सिर्फ अमल, सिर्फ अमल कर्म। और ये बेदर्द अमल सुलह भी है, जंग भी है। अमन की मोहनी तस्वीर में है जितने रंग, इन्हीं रंगों में छुपा खून का एक रंग भी है। ये पड़ोसी जो मोहब्बत का चलन भूल गए, इनमें भाई भी है, बेटे भी हैं, अहबाब भी हैं। जानते हैं सब कुछ मगर, जानते हैं सब कुछ नहीं हथियार, मगर हमसे लड़ मरने को तैयार भी है, बेताब भी है। हमने चाहा कि रहे साथ दिलो जान की तरह, हमने चाहा कि रहे साथ दिलो जान की तरह, वो मगर इसको सियासत ही सियासत समझे। हमने चाहा कि अलग होके भी नजदीक रहें, वो मगर इसको कोई ताजा शायद समझे। हमने चाहा कि लड़ाई न चले, जंग न हो, वो समझ बैठे कि कमजोर हैं, लाचार हैं हम। हमने चाहा कि मोहब्बत से चुका ले झगड़े, वो समझ बैठे कि बीमार है, बेकार है हम। क्या बात। कितनी अंधियारी समझ, कितना सोया हुआ जमीर, कि जगा ना कोई चाहे तो जगाए न बने। हथियार सर पे उठाए यूं फिरते हैं, कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। क्या बात। अब जो अहिंसा की बात हो रही थी, उससे खत्म है कि हम अहिंसा के पुजारी सही, दीवाने सही, हम अहिंसा के पुजारी सही, दीवाने सही। जंग होती है फकत जंग के ऐलान के बाद, हाथ भी उनसे मिले, दिल भी मिले, नजरें भी। अब ये अरमान है सब फतेह के अरमान के बाद। साथियों दोस्तों, हम आज के अर्जुनी तो हैं, हमसे भी कृष्ण यही कहते हैं। क्या बात है, बहुत ही सही सामयिक और इतने क्या कहना चाहिए सटीक शब्द आपने उनके कैफी आजमी जी को सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सार्थक विश्लेषण रहा, आप दोनों का आभार, और आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए आभार। मंगल कामनाएं। नमस्कार।